हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आप ही के साथ स्वागत है वंश कोहली भाई का। भाई स्वागत है आपका। थैंक यू मैं भाई। आपको बता दूं कि आज हम थोड़ी बातें करेंगे कंट्रीज की, कैसे वीज़ा के नाम पे लोगों के साथ स्कैम्स हो रहे हैं और कैसे कैसे कंट्री स्कैम्स कर रही हैं और कैसे लोग डंकी मार के जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे और साथ ही साथ ट्रैवल की भी बात करेंगे। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। हाँ, थोड़ा वंश भाई आप ऑडियंस को भी बता दो आप क्या करते हैं एग्जैक्टली क्या। बेसिकली मेरा नाम वंश है और मैं एम्बेसीज के साथ वर्क करता हूँ रिगार्डिंग नेपाली बांग्लादेशी लोगों के लिए और इंडियंस के लिए भी। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई जो होता है एम्बेसी से, उसके लिए भी। प्लस मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी हूँ। भाई सबसे पहले हम डंकी की थोड़ी बात करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूएस तक पहुंचना। लोग डंकी मार के पनामा जंगल क्रॉस करके मैक्सिको होते हुए पहुंचते हैं यूएस। लेकिन आप बता रहे थे कि लोग आजकल थाईलैंड से मलेशिया भी डंकी मार रहे हैं या यूरोप में भी डंकी रूट से जा रहे हैं, तो थोड़ी उसकी बात करते हैं ब्रो। तो सबसे पहले मलेशिया से शुरू करते हैं। क्यों इतने इंडियंस मलेशिया जा रहे हैं और कैसे कैसे पहुंचते हैं वहां तक? बेसिकली इंडिया में जो 10 या 15 हज़ार की लेबर क्लास की जॉब करता है उसको मलेशिया में कम से कम 25 से 30 या 40 हज़ार तक मिल जाते हैं। तो यहाँ से मलेशिया का वीज़ा लेना पहले थोड़ा सा मुश्किल था, बट अब मलेशिया ने वीज़ा फ्री कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं मलेशिया भी। बट यहाँ पे एक ये है कि एयरपोर्ट पे आपको स्टॉप कर लेते हैं। वहाँ से जिसको इंटरव्यू बेसिकली तरीके का होता है, अगर वो नहीं दे पाते हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनको वहाँ पे बैठा के डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, तो इसलिए लोग डोंकी रूट प्रेफर कर रहे हैं। डोंकी रूट प्रेफर करते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए जो कि एजेंट चार्ज करते हैं। और ये बेसिकली इंडियंस भी करते हैं इंडिया में, बेसिकली पंजाब हरियाणा के, और बांग्लादेशी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो बेसिकली बांग्लादेश का लोगों का क्या है कि ना तो उनको थाईलैंड का वीज़ा मिलता है और ना ही उनको मलेशिया का वीज़ा मिलता है। तो वो ये प्रेफर करते हैं कि बांग्लादेश से म्यांमार की डोंकी, म्यांमार से थाईलैंड की डोंकी और थाईलैंड से मलेशिया की डोंकी। अच्छा, हाँ, इतना लंबा रूट उनका वहाँ से तो होता है। भाई ये भी रास्ता इतना ही रिस्की होता है? कैसे कैसे रूट बनता है ये? रास्ता ज़्यादा रिस्की नहीं होता, अगर कंपेयर करें मैक्सिको या पनामा का, उतना रिस्की नहीं होता है, बट बहुत रिस्की होता है। बिकॉज जो बांग्लादेशी होते हैं उनके लिए लॉन्ग रूट होता है और वो 5 से 7 लाख रुपए पे करके इस मलेशिया के लिए जाते हैं। उनका ये मानना होता है कि भाई हमें अपनी कंट्री से निकलना है, तो फिर हम कैसे भी निकलें। भाई आप बता रहे थे कि जैसे आपने खुद क्लोजली एग्जामिन किया, इन लोगों को देखा है जो इस रूट पे जाते हैं, इंडियंस जो थाईलैंड के थ्रू मलेशिया जाते हैं। तो आपने और क्या क्या चीज़ें देखी वहाँ पे, थोड़ा बताओ। बेसिकली थाईलैंड से मलेशिया जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले तो बैंकॉक लैंड करते हैं। बैंकॉक से वहाँ पे उनका एक एजेंट आता है लेने के लिए, जो कि अगर उनकी जो भी पेमेंट होती है वहाँ पे पेमेंट लेंगे। उसके बाद फिर वो एक जगह पे लेके जाएंगे जहाँ से मलेशिया का बॉर्डर और थाईलैंड का बॉर्डर मिलता है। वहाँ पे आपको बैठाएंगे। 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं। फिर वो ये देखते हैं जब मलेशिया में जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट नहीं है, फिर वो वहाँ से आपको जंगल क्रॉस करवाते हैं। इसमें जान का खतरा इतना नहीं रहता है, बट स्टिल रहता है। वहाँ पे जो लोग हैं, अगर हम अपने यहाँ से कंपेयर करें तो आज भी पुराने टाइम में रह रहे हैं। उन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने होते हैं, सिर पे उन्होंने पत्ते टाइप के लगाए होते हैं और सिर पे लाइट लगा के, मतलब पुराने तरीके का एक आपको वही मिलता है। तो उनसे बंदे डर जाते हैं। तो ये जंगल के थ्रू ही पार करा देते बॉर्डर? हाँ, वो जंगल के थ्रू बॉर्डर पार कराते हैं। बट मलेशिया में जब आप एंट्री करोगे, फिर वहाँ से आपको बस के थ्रू उनका जो मेन कैपिटल है कोलालमपुर, वहाँ पे भेजते हैं। फिर वहाँ पे जाकर आप आज़ाद हो, आप अब जॉब ढूंढो, आप कुछ भी करो? नहीं, आज़ाद तो नहीं हो। बेसिकली आप इलीगल हो। अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो पहले तो 2 साल की जेल होती है। अच्छा। फिर उसके बाद में आपको कुछ पैसा मंगाना होता है, टिकट खुद करनी होती है, और फिर आपको अपनी कंट्री वापस भेजते हैं। तो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। जिस एजेंट ने आपको भेजा है वही एजेंट आपका काम लगवाएगा। बेसिकली आप इलीगल हो, तो जब भी पुलिस पकड़ेगी तब आपको फाइन लगेगा और 2 साल की जेल होगी। तो मलेशिया ऐसा नहीं करता जैसे कनाडा क्या करती है कि, या यूएस ये करती है कि मोस्टली असाइलम दे देती है, फिर जब तक वो रहते हैं तब फिर वो उन्हें थोड़ी टाइम के बाद छोड़ देते हैं कि आप अपना काम ढूंढ लो, जैसे जो प्रोसेस होता है यहाँ पे वापस भेज देते हैं, ऐसा होता है? हाँ, मलेशिया में अगर आपको इलीगली पकड़ लेते हैं तो आपको वापस भेज देते हैं। असाइलम वगैरह बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के रूल्स हैं, उसको फॉलो करना होता है। कुछ कंट्रीज़ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जैसे कि अभी भी अज़रबैजान, जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा हैं या जहाँ पे जो असाइलम क्लेम करता है वो ज़्यादा हैं, उनके लिए चीज़ पॉसिबल नहीं है। सपोज यही अगर इंडियन जाके किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में करता है, डेवलप कंट्रीज़ में करता है, तो वहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेड होती है। अच्छा, और कौन सी कंट्री के ज़्यादा फेमस है ये डोंकी रूट? जैसे थाईलैंड और मलेशिया का बताया आपने। थाईलैंड और मलेशिया के अलावा मोरक्को और स्पेन की भी डोंकी लगती है। मोरक्को से स्पेन की और मोरक्को से पोर्चुगल की।
अच्छा। बेसिकली क्या होता था कि मोरक्को से कुछ टाइम पहले 1.5-2 साल पहले तक वीज़ा लेना एक बहुत मुश्किल होता था इंडियंस के लिए। तो वो इजिप्ट से होके मोरक्को पहुंचते थे, और मोरक्को से और स्पेन का बॉर्डर जो है बीच में एक नदी पड़ती है जो कि 8 किलोमीटर का सिर्फ डिफरेंस है। तो एक शिप के ज़रिए वो लोग पहले एक स्टोरी है जो कि मुझे बताई थी मेरे सब्सक्राइबर ने, उसने बताया था कि हम 110 जनों की शिप 110 जने उस शिप में थे, जबकि बैठने की कैपेसिटी जो थी सिर्फ 40 जनों की थी। और वो जा रही थी, रास्ते में उनकी शिप पलट गई थी। एंड वक्त पे वहाँ पे पुलिस वगैरह आई, उनको पता ऑलरेडी चल गया था। तो कुछ लोगों की वहाँ पे जान गई थी और कुछ लोग बच गए थे, जिनमें से वो बंदा भी था। अभी क्या कर दिया है मोरक्को ने, ई वीज़ा कर दिया है। अभी वीज़ा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको पासपोर्ट और अपनी फ़ोटो चाहिए होती है, आप अपलोड करो और आप वीज़ा ले सकते हो, जस्ट एक दुबई की तरह। अच्छा, तो वहाँ पे आप लैंड करते हो मोरक्को में, और फिर क्या रूट रहता है? मोरक्को में आप लैंड करते हो। मोरक्को में बेसिकली जब आप यहाँ से जाओगे आपको पहले ही किसी ना किसी एजेंट से कांटेक्ट करना है, बिकॉज जब आप वहाँ पे जाओगे उनको अगर पता चल गया कि आप इस काम के लिए आए हो, तो वहाँ के जो भी लोग होते हैं या वहाँ के जो भी माफिया होते हैं वो आपको लूट लेंगे। वो आपके पास जितने भी पैसा होगा कैश, या आपको पकड़ के रखेंगे और आपसे घर से पैसा मंगवाएंगे। तो वहाँ पर फिर वो आपको छोड़ते नहीं हैं, चाहे ये मोरक्को में हो रहा है, फिर वो चाहे आप स्पेन पहुँच जाओगे, जो स्पेन का बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी चीज़ें होती हैं। कि अगर उन्हें पता चल गया आप इलीगली आए हो तो आपको रोक ही लें। अगर आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हो तो भी रोक सकते हैं, वहाँ इतना माफिया है। अगर आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हो तो आप वहाँ पे अलग आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखेगा, अलग तरीके से आप दिखोगे। वो पहचान लेते कि यहाँ डंकी मार के आया है, फिर नॉर्मल टूरिस्ट है। बेसिकली जो सरदार लोग होते हैं उन्होंने टर्बन पहनी होती है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चीज़ की। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली जो डोंकी वगैरह का करते हैं वो पंजाबी करते हैं। अच्छा, और जो मलेशिया आ रहे हैं वो कौन से पार्ट? वो बेसिकली हरियाणा और पंजाब का, और वो भी हरियाणा पंजाबी होते हैं। बंगाली लोग। और स्पेन की क्या पॉलिसीज़ हैं, जैसे कोई पकड़ा गया है? स्पेन की पॉलिसी ये है कि अगर आप इलीगली आते हो तो आपको 3 साल रहना पड़ेगा उस कंट्री में, चाहे आप इलीगली रहो, छुप के रहो, कैसे भी रहो। फिर उसके बाद में 3 साल जैसे आप कंप्लीट कर ले तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं 3 साल इस कंट्री में रहा हूँ। तो आपने कहीं शॉपिंग करी, उसका बिल होना चाहिए, कोई आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप 2-4 महीने के बाद के कि मैंने 3 साल रहा है। जैसे आप 3 साल रह लेते हो फिर आप वहाँ पे टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऑफिशियल रूल है वहाँ का। भाई आप बता रहे थे कि जो लोग डंकी मारते हैं आप उनसे भी मिले हैं, जो डंकी लगवाते हैं, जो बीच के वो होते हैं, उनसे भी आप मिले हो। तो वो लोग क्या बताते हैं बीच अंदर की कुछ इनसाइट्स आपको बताते हैं कि वो कुछ और नए किस तरह से वो लोग करवाते हैं, डंकी लगवाते हैं लोगों से? बेसिकली डंकी जो लगती है वो इंडिया से अगर बंदे जा रहे हैं तो इंडिया के उसमें कुछ पर्सन होते हैं जो कि मिले होते हैं, प्लस जिस कंट्री में फ़र्स्ट एंट्री हो रही है। सपोज़ अगर यूरोप की एंट्री हो रही है तो वो इजिप्ट में अगर हो रही है तो इजिप्ट में कुछ बंदे होंगे जहाँ से उनकी जान पहचान होगी, जिनको वो अगर यहाँ से 10 लाख लिया जा रहा है तो 10 लाख में से कुछ अमाउंट, सपोज़ 1 लाख रुपए, 1000 डॉलर में बेसिकली डील होती है, डॉलर्स में, वो उनको दिए जाएंगे इजिप्ट में। इजिप्ट वाला जो बंदा होगा वो किसी थर्ड कंट्री में आपको एंट्री करवाएगा, उसके पैसे लेगा। वहाँ पे जो बंदा होगा वो आपका मोरक्को तक पहुँचाएगा, उसके पैसे लेगा। फिर वहाँ का जो बंदा होगा वो कुछ स्पेन पहुँचाएगा, उसके पैसे लेगा। और स्पेन में पहुँचने के बाद में आपको किसी सबवे तक यानी बस स्टेशन तक या मेट्रो तक आपको छोड़ दिया जाएगा। वहाँ अगर आपको कोई रिलेटिव है वो लेने आए, या फिर आप अपना आप घूमो। और इनको बताया जाता है कैंडिडेट्स को कि भाई मौत का खतरा भी है, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरा सब बताया जाता है? बताते हैं? नहीं, कैंडिडेट्स को ये नहीं बताया जाता है। बेसिकली कैंडिडेट्स को क्या बताया जाता है कि आप डायरेक्ट जाओगे, डायरेक्ट फ्लाइट से जाओगे, या फिर आप वहाँ से जाओगे बाई कार या बाई बस आप जाओगे। ये नहीं बताया जाता है कि आपको डोंकी रूट बेसिकली फॉलो करना है। कुछ लोगों को बताया भी जाता है, जैसे कि मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हैं पंजाब के कुछ, रशिया का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। रशिया का डोंकी जो फिनलैंड में होता है उसका भी अभी मैं इस वीडियो में करेंगे। तो उनको बताया जाता है कि हम करेंगे, 12 से 15 लाख रुपए भी लिए जाते हैं, बट वो यहाँ पे इतने मजबूर होते हैं, या उनका ये मानना होता है कि वहाँ पे हमें एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी। भाई रशिया का क्या बताने वाले थे आप, वो बता ही दो। रशिया का बेसिकली क्या है कि रशिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, तो रशिया से बॉर्डर लगता है लाटविया का, एस्टोनिया का, फिनलैंड का। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिकनेस इतनी नहीं होती है रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर पे। तो फिनलैंड बेसिकली शेंगन में आता है, और शेंगन में 26 कंट्रीज़ थी, फिर एक क्रोशिया ऐड हुआ, और अब 2 कंट्रीज़ और ऐड ऑन हो गई हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अब 29 हो गई हैं। तो वहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्टिकनेस ना मिले तो बॉर्डर खुद क्रॉस करवाती है, ऐसा मुझे सुनने को मिला था रशियन आर्मी। अच्छा, तो ये लोग कौन है जो रशिया में घुस रहे हैं? ये इंडियंस हैं या कोई और लोग? रशिया में जो घुस रहे हैं वो इंडियंस भी हैं, वो पाकिस्तानी भी हैं, वो नेपाली भी हैं, वो बांग्लादेशी भी हैं, वो अफ्रीकन्स भी हैं। भाई सिर्फ एशिया के लोग ही डंकी मारते हैं क्या, या और भी लोग, और कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स के भी लोग हैं जो इलीगली एक दूसरे देश में घुसते हैं? बेसिकली अफ्रीकन्स भी मारते हैं,
अच्छा। अफ्रीकन्स भी मारते हैं। उसके अलावा आपको मोरक्को के भी लोग काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, बेसिकली अरबिक उसमें जीसीसी में आता है। और उसके अलावा आपको पाकिस्तानी के ज़्यादा मिलते हैं। पाकिस्तानी में जो पंजाब साइड है पाकिस्तान का, उसके ज़्यादा बंदे आपको मिलेंगे, जो कि बेसिकली अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके बंदे ज़्यादा मिलेंगे। बांग्लादेशी भी होते होंगे जो बहुत मारते हैं। बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा पे करना होता है वहाँ बांग्लादेशी नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे या इंडियन ये मिलेंगे। अंग्रेज नहीं मार के आ रहे कहीं भी डोंकी, नहीं, अंग्रेज़ नहीं ये मारते। अपनी कंट्री में पूरी सहूलियत। इनके नेशन डेवलप्ड है ना। हाँ, जो अनडेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप हो रही हैं अभी, उनके लोग ज़्यादा करते हैं ये। और किस किस टाइप की जॉब्स इनको वहाँ मिल जाती हैं डंकी मारने के बाद? अगर मान लो कोई इंडियन गया मलेशिया, तो वो किस टाइप की जॉब कर रहा है? मलेशिया में बेसिकली या तो पैकिंग की जॉब हो गई, या फिर एयरपोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जहाँ पे मतलब अभी जहाँ जिन बंदों से मैं मिला था, जो कि अभी मैंने बताया, वो बंदे क्या करते थे कि एयर मलेशिया के लिए काम, मलेशियन एयर के लिए काम करते थे। ऑफिशियली नहीं करते थे, उनकी फूड पैकेजिंग वगैरह, जैसे जो फ्लाइट्स में खाना वगैरह मिलता है हम लोगों को, उनका पैकेज करते थे। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे, स्टोर्स वगैरह में काम होता है। सपोज़ कि बांग्लादेशी का स्टोर है वहाँ पे, तो अगर पैसा दे के वो उसके साथ भी काम कर सकता है। तो जो एजेंट है मतलब वो वर्क परमिट बनवा के दे रहा है, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनवा के दे रहा है, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं, पे? एजेंट वर्क परमिट नहीं बनवा के दे रहा है, एजेंट सिर्फ आपको वहाँ पे पहुँचा रहा है। अच्छा। कुछ एजेंट्स जिनको पता होता है कि भाई ये फॉलो नहीं हो रहे रूल्स, इलीगली जाएंगे, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको पहुँचा देंगे, काम पे लगवा देंगे। फिर उनके गवर्नमेंट के ऊपर है कि आपका वर्क परमिट 1 साल में मिलता है, 2 साल में मिलता है, 3 साल में मिलता है। बीच बीच में मलेशिया एग्ज़िट पास ओपन करती है, जैसे कि मलेशिया ने अभी कुछ टाइम पहले एग्ज़िट पास ओपन करे थे और 2024 के एंड तक ओपन थे। तो आप अगर इलीगली आए हो, किसी भी कंट्री से आए हो, किसी भी कंट्री के थ्रू आए हो, तो आप वहाँ से एग्ज़िट पास लेके 500 रिंगिट्स, जो कि 8 से 9 हज़ार फ़ाइन होता है, वो पे करके जा सकते हो। तो बहुत लोग आए इंडिया वापस, उसमें कुछ पता चला? जो जिनकी मैंने जिक्र किया उनमें से 90% आ गए, एक को छोड़ के सारे जने आ गए। अच्छा। और भाई कोई इंडियन अगर डंकी मार के बाहर कंट्री में गया, अब उसको वापस आना है, तो क्या वो लीगल तरीके से वापस आ सकता है? अगर उसको स्टेटस लीगल मिल गया है, रेजिडेंस परमिट उसको मिल गया है, तो लीगल आ सकता है। नहीं तो फिर उसको इलीगली ही आना पड़ेगा, या फाइन दे के आना पड़ेगा, या फिर उसको जो सज़ा मिलती है वो कंप्लीट करके आनी पड़ेगी। और सज़ा कितनी होती है? और अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंड हाँ, अलग अलग कंट्रीज़ की होती है, 2 महीने से लेके 5 साल तक हो सकती है। इंडिया की क्या पॉलिसी है, ऐसे कोई इंडियन ही वापस आना चाह रहा है? इंडिया की पॉलिसी कुछ ऐसी खास नहीं है। अगर आप इंडिया में वापस आ गए हैं तो इंडियन कुछ नहीं करता है। पासपोर्ट अगर आपका वहाँ पे कई ऐसा होता है कि पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं, तो अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है तो इंडियन एम्बेसी के पास आपको जाना चाहिए। इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हेल्प इतनी नहीं करती है, बिकॉज उन्हें भी पता है कि हम किस किस की हेल्प करेंगे। अगर हम हेल्प करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे, तो वो भी इतनी हेल्प नहीं कर और पाते। एम्बेसी फिगर आउट कर लेगी ये डंकी मार के आया था या फिर ये लीगली आया था? हाँ, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो किसी कंट्री में तो उनका रिकॉर्ड आपके पास जुड़ जाता है, फाइल नंबर और पासपोर्ट नंबर से, या फिर फिंगरप्रिंट्स भी अटैच होते हैं। वैसे जो डंकी जो मरवाते हैं, जो एजेंट्स हैं, ये इनके जो कनेक्शंस हैं वो अंदर एम्बेसी तक भी होते हैं, एम्बेसी वाले भी मिले होते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, डोंकी से एम्बेसी का कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिकली वीज़ा का हो सकता है। लास्ट ईयर एक स्कैम आया था पोलैंड का, अगर पोलैंड का आपको पता है तो, या यूरोस का स्कैम था ये, जिसमें उनके अंदर के जो वीज़ा ऑफिसर्स आप कह सकते हो, जो कि वीज़ा स्टैंपिंग करते हैं, उनका नाम आया था और उनको फायर कर दिया गया था, प्लस जेल भी हुई थी उनको। उसके बाद पोलैंड की अभी कंडीशन हो गई है कि पोलैंड ने 61% अपना जो रेशियो है वीज़ा देने का वो कम कर दिया है। प्लस अभी अगर 100 लोगों के वर्क परमिट्स आ रहे हैं पोलैंड के, तो उन 100 में से शायद 10 या 15 लोगों को ही वीज़ा मिल रहा है, वो भी शायद। अपॉइंटमेंट्स उसमें से भी सिर्फ 20 या 30% लोगों को मिल रही है। भाई ऐसा क्या हो रहा है कि वर्क परमिट तो मिल गया पर वीज़ा नहीं मिला, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्क परमिट तो एक लेजिट वो रीज़न है ना कि आप वीज़ा दे दो। देखिए, वर्क परमिट क्या होता है? वर्क परमिट एक पीस ऑफ पेपर होता है, वर्क अप्रूवल होता है, जो आपका ऑफिस इशू करता है आपको, जो एम्प्लॉयर इशू करता है। हर कंट्री में एक अथॉरिटी है, जैसे पोलैंड की अथॉरिटी है, वॉयवेटशिप करके एक ऑफिस है उनका, जो कि वर्क परमिट इशू करता है। कुछ टाइम पहले तक रशिया यूक्रेन, क्योंकि रशिया इसका जो बॉर्डर है वो पोलैंड के साथ भी लगता है, तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स या रिफ्यूजीज़ उस कंट्रीज़ में गए। तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी, अभी भी है रिक्वायरमेंट, वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, बट कुछ ऐसी कंपनीज़ वहाँ पे ओपन हो गई हैं जो 40 से सिर्फ 50,000 रुपये ले रही हैं, आपको वर्क परमिट दे रही हैं, जिनकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि वो 10 वर्क परमिट अप्लाई कर सके, वो हज़ारों में वर्क परमिट अप्लाई कर रही है। अच्छा। तो उनको वहाँ पे वर्क परमिट तो आ जाता है, जिससे एजेंट उनसे 2 से 3 लाख रुपए एप्लीकेंट से लेते हैं, बट वीज़ा जो मिलता है, अगर सपोज़ 1000 वर्क परमिट आए हैं, 1000 में से सिर्फ 100 को अपॉइंटमेंट मिलेगी
और उन 100 में से 10 या 15 बंदों को वीज़ा मिलेगा। बाकियों का पैसा डूब गया। हाँ, बाकी का पैसा डूब गया, सिर्फ वर्क परमिट एक आता है। और ये मेजर स्कैम सिर्फ वर्क परमिट के ऊपर है या और भी, जैसे वीज़ा किसी और उससे अप्लाई कर रहे हैं तो भी स्कैम्स हो रहे हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा कर रहे हैं तो भी स्कैम है ऐसा हाँ, कुछ? वर्क परमिट से बेसिकली ज़्यादा होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस का काफ़ी ज़्यादा होता है कि यूएस की जो वीज़ा फ़ीस है वो 17-18 हज़ार रुपये है, जो कि अब बढ़ गई है, पहले 13,500 थी इंडियन करेंसी में। उसके लिए 20 लाख भी लेते हैं, 25 लाख भी लेते हैं। कुछ एजेंट्स हैं जो रीच का करते हैं, मेनली पंजाब में ये चीज़ होती है कि आपको 25 लाख ये देने, टूरिस्ट वीज़ा के लिए ले रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के 25 लाख रुपए? 25 लाख रुपए। और उसमें आपको सिर्फ आपका एक रोल ये रहता है कि आपने इंटरव्यू देना है, इसका वीज़ा लग गया, उसका वीज़ा लग गया, उससे 20-25 लाख रुपए ले लिए, इसका नहीं लगा 18-19 भाई ये काम तो 25,000 में भी हो जाएगा। लोग इसके 25 लाख दे रहे हैं कि अपॉइंटमेंट दिला के बस इंटरव्यू देकर आ जाओ। सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है, और एजेंट्स 20-25-30-30 लाख रुपए। भाई साहब, भाई मैंने खुद लगवाया भाई 30-35 अगर आप हज़ार खुद में। कर लोगे तो कर लोगे, जिसको नहीं पता है या जिसका माइंडसेट ये है कि हमारा मामा उधर है, चाचा उधर है और हमें यूएस पहुंचना है, तो वो रीच का 30 से 35 लाख रुपए, 35 लाख शायद मैं कम बोल रहा हूँ। शिट भाई, इतना तगड़ा स्कैम। डोंकी का 45 से 50 लाख रुपए है। अच्छा, हमारा एरिया जो है वो पंजाबियों का है, तो वहाँ पे डोंकी का रेट 45 to 50 लाख है। पर अगर हम बात करें कि जेन्युइनली एम्बेसी के थ्रू वीज़ा लगवा के जाना है तो 25 लाख रुपए भी लेते हैं लोग, ऐसा है? हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप खुद कैपेबल हो वीज़ा अप्लाई करने में, आप एक सीरियसली जेन्युइन ट्रैवलर हो, आप अच्छी जॉब करते हो, अच्छा बिजनेस है आपका, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा 18-19 हज़ार में। अगर आप एजेंट के पास गए और उसको पता चल गया कि आपका पर्पज़ ये है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो फिर वो 5 लाख बोले या 10 लाख बोले, वो आपके ऊपर है, या वो लोकेशन के ऊपर है। गुजरात में रेट बहुत हाई है, चंडीगढ़ में और पंजाब में रेट बहुत हाई है, हिमाचल में हाई है और हरियाणा में हाई है। तो जो लोग ये इतना पैसा दे रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है वो खुद बहुत पैसा बना रहे हैं, बिजनेसमैन है और वो पढ़े लिखे भी होंगे, तो वो देखते नहीं है क्या है, मतलब जो एक्चुअल रेट है वो तो 25-30 हज़ार भी नहीं है। बेसिकली उनको क्या होता है कि हमें पहुंचा दो, बस रीच करवा दो, रीच पे पेमेंट होती है उनकी कि हमें कदम रखवा दो यूएस में। तो उन्हें ये होता है कि इंटरव्यू भी नहीं देना, हमें सीधा कदम रखवा दो, ऐसे ये प्रोसेस है ये, या इंटरव्यू होता है? टूरिस्ट पे तो इंटरव्यू तो होता ही है। इंटरव्यू आपने देना है। बेसिकली जिनको नॉलेज नहीं होती उनके साथ ये होता है। और ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, न्यूजीलैंड का तो मैंने खुद देखा है। न्यूजीलैंड का एक मेरा नोन है, वो मुझे मलेशिया में मिला था। सो उसने न्यूजीलैंड का वीज़ा लिया 20 हज़ार में, उसने आगे लोगों से लिए 8-8 लाख रुपए। और ठीक है, उसमें उसके अलावा 15 बंदों का ग्रुप था, उन्होंने 15-15 लाख रुपए न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के लिए दिए। टूरिस्ट वीजा के लिए इतने पैसे? भाई साहब इतने मतलब ट्रिप ही लग जाए, बढ़िया तगड़ी वीज़ा के दे रहे हैं। 2 बार यूरोप घूमा सही में भाई। उसके अलावा सर्बिया से अभी कुछ टाइम पहले तक 2022 तक सर्बिया का इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था। सिर्फ एक कंट्री थी, अल्बानिया एंड सर्बिया, अब दोनों ने बंद कर दिया है। उसमें क्या हुआ कि सर्बिया से हंगरी की डोंकी लगती थी, तो उसमें भी 15 लोगों का ग्रुप था, 21 लोगों का ग्रुप था। उनसे 12-12 लाख रुपए लिए गए थे कि आपको सर्बिया से हम हंगरी की डोंकी लगवाएंगे, हंगरी में आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ, हमारा काम ख़त्म। अच्छा। और उसमें अभी फिर बीच में एक सिचुएशन आ गई थी कि उनकी सर्बियन गवर्नमेंट ने ये कर दिया था कि कोई भी बॉर्डर पे मिलता है, ओपन शूट का ऑर्डर था कि कुछ मत पूछो, कुछ मत देखो, सीधा ओपन शूट। और ऑस्ट्रेलिया कैसे स्कैम कर रही है? ऑस्ट्रेलिया स्कैम बेसिकली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या है कि इतना ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनके रिक्वायरमेंट्स ये है कि 6.5 ही 6.5 बैंड आपके होने चाहिए, ईच 6 होने चाहिए। एजेंट्स उनको बोलते हैं कि अगर आपके 6 भी हैं तो भी चल जाएगा। तो गलती यहाँ पे एजेंट्स की है, एम्बेसीज़ की है, उस कंट्री की नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि एक बार यूनिवर्सिटी ने फ़ीस आपसे ले ली, फिर वो वापस आपकी कब करती है ये आपको भी नहीं पता है। फिर एजेंट बीच में अपना कमीशन रख लेगा 50-60 हज़ार लाख रुपए, वो पीछे हट जाएगा, या कुछ अच्छे एजेंट्स हैं वो हेल्प भी करते हैं। भाई बहुत तगड़े स्कैम चल रहे हैं। और यूरोप में और कौन सी कंट्री पॉपुलर है डंकी के लिए, या कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग? यूरोप में बेसिकली हंगरी और हंगरी का बुडापेस्ट वगैरह जा रहे हैं? हाँ, बुडापेस्ट वगैरह। सर्बिया से हंगरी की डोंकी। वो कैसे लगती है? बोट से बैठ के या नहीं, कैसे? वो जंगल? हंगरी से लैंड बॉर्डर शेयर करता है हंगरी सर्बिया के साथ में। तो पहले ये चीज़ होती थी, अब वीज़ा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जैसा आपको शेंगन में वीज़ा चाहिए, सेम आपको सर्बिया के लिए भी चाहिए, तो इतनी नहीं हो रही है। बट जो रशिया का अभी भी हो रहा है, रशिया पोलैंड का भी हो रहा है, रशिया फिनलैंड का भी हो रहा है, और रशिया एस्टोनिया लाटविया का इतना नहीं है, बट उसका भी होता है। अच्छा, तो इंडियंस को मतलब कुछ वीज़ा तो लेना पड़ेगा यूरोप में लैंड करने के लिए, या फिर कैसे जाएंगे? कोई जो एलिजिबल ही नहीं है वो कैसे जाएंगे?
अब अगर आपको शेंगन जोन का, बेसिकली शेंगन जोन का अगर आपको वीज़ा लेना है, तो अगर आप इंडिया में 70 से 80 हज़ार की जॉब करते हो, आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल करे हुए हैं डिफरेंट ईयर्स पे, एक साथ में नहीं, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। या आप बिज़नेस कर रहे हो, आपका अच्छा टर्नओवर है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अब जो इंडिया में 15-20 हज़ार कमा रहा है, वो घूमने की तो सोच ही नहीं सकता यूरोप में। तो ये तो हो गई नॉर्मल लोगों की बात जो वीज़ा लेकर जा रहे हैं किसी शेंगन एरिया में, फिर वो वहाँ पे डंकी करेंगे। लेकिन अगर किसी को वैसे ही जाना है इलीगली, तो वो कौन सी कंट्री में लैंड कर रहे हैं? मोरक्को? अगर आपको इलीगली एंटर करना है यूरोप में, या तो सर्बिया या मोरक्को, या फिर अब कुछ ऐसे तरीके हो गए हैं कि माल्टा एक कंट्री है यूरोप में, माल्टा शेंगन में है। कुछ टाइम पहले तक ये था कि लोग वहाँ पे वर्क परमिट्स लेके चले जाते थे, इजी होता था वर्क परमिट, कुछ वहाँ पे काम करते थे, कुछ वहाँ से माल्टा पहुँच के 2-3 महीने बाद वो या तो पोर्चुगल चले जाते थे, उनके वहाँ पे कोई ना कोई नोन होता था, या वो जर्मनी चले जाते थे, या वो फ्रांस चले जाते थे, क्योंकि अब लीगली जा रहे हो, आपने उस कंट्री का वर्क परमिट लिया है। बट क्योंकि शेंगन वो यूरोपियन स्टेट्स हैं, वो कंट्रीज़ हैं बट मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो अगर आपको इंडिया का वीज़ा मिल गया, आप कहीं भी इंडिया में जा सकते हो। ऐसे अगर आपको शेंगन जोन का वीज़ा मिल गया, आप कहीं भी जा सकते हो 29 कंट्रीज़ में। तो फिर वहाँ पे जाके वो देख लेते थे, बट स्टिल दूसरी कंट्री में वो इलीगल है। और जो इलीगली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? मतलब बाय शिप या जंगलों के रास्ते, इस सब के थ्रू ही जा रहे हैं? अब ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि अभी ये लोग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। बट पहले तो आप बाई कार जाओ, बाई रोड जाओ, आप ये कह सकते हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ। अगर आप सपोज़ किसी थर्ड कंट्री में एंट्री कर गए हो, वर्क परमिट पे हो आप, माल्टा या कोई भी यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री, तो आप उनको बोल सकते हो मैं इस कंट्री में काम करता हूँ और अभी मेरी हॉलीडेज़ हैं, वीकेंड्स हैं, तो मैं वीकेंड्स पे उस कंट्री जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसका कोई प्रूफ होता नहीं है, क्योंकि एंट्री एग्जिट होती नहीं है। भाई क्या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग इंडिया में भी डंकी मार रहे हैं? कोई आना चाह रहा है इधर, आ रहा है, चल रहा है, ये रूट है कोई ऐसा? नेबरिंग कंट्रीज़ का नेपाली के लिए तो ज़रूरत नहीं है, बट बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। असम के साइड से बहुत ज़्यादा डोंकी कह लो कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया बॉर्डर्स, तो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं। और अफ्रीकन्स भी कुछ आते हैं यहाँ पे स्टडी वीज़ा लेके। हाँ। और फिर उनका यही है कि जो लेडीज़ हैं वो गलत तरीक़ों में इन्वॉल्व होती हैं, और जो लड़के हैं या मेंस हैं वो स्मगलिंग। तो ये अफ्रीकन्स भी इलीगली आ रहे हैं इंडिया में? स्टडी वीज़ा लेके आ रहे हैं। तो स्टडी वीज़ा आने के बाद अगर वो टाइम हो जाता है उनका, तो फिर वो यहाँ रुक जा रहे हैं इलीगली, ये कह रहे कुछ रुक भी जाते हैं, कुछ चले भी जाते हैं, कुछ एक्सटेंड करवा लेते हैं वीज़ा को। और अफ्रीकन जो आप लेडीज़ या गर्ल्स कह रहे हो जो यहाँ पे आ रही हैं, वो लोग क्या गलत काम कर रहे हैं? वो चलाते हैं लेडीज़ वगैरह, और जो मेंस होते हैं वो बेसिकली ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह करते हैं। तो ये आपको कैसे मालूम कि पैकेट चल रहा है अफ्रीकन? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आता है, काफ़ी ज़्यादा है। जनकपुरी वेस्ट में मेरे कज़न रहता है, उनका एक एरिया, वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे मैंने खुद देखे हैं अफ्रीकन्स वहाँ पे रहते हुए देखे हैं, तो सुना भी है। भाई ये तो हमने भी सुना है कि वो किडनी विडनी में कुछ ड्रग्स डाल के ले आते हैं, यहाँ आके सर्जरी करा लेते हैं, ऐसा भी चल रहा है। जो ब्लैक्स होते हैं ये कॉलेजेस में भी ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हाँ, बेसिकली ड्रग्स तो या तो अफ्रीकन कंट्री से आता है या पाकिस्तान से आता है। अभी भी पाकिस्तान से तो वैसा वाला सीन है ना जो उड़ता पंजाब में देखा, बॉर्डर फेंकते हैं बॉर्डर से वो ड्रोन वगैरह ड्रोन, हाँ। से। बट अफ्रीकन कंट्री से भी ये चीज़ आती है, बाई शिप भी आती है, बाई लैंड भी आती है, बाई एयर भी आती है। ओह क्रेजी है। और आप अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे शायद कि कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, दुबई ले जा रहे हैं, वो बताओ। हाँ, बेसिकली क्या है कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स नंबर्स में इतने नहीं हैं, बट वो लोगों को झांसा दे रहे हैं कि आपका काम फ्री में हो जाएगा। आपको किसी थर्ड कंट्री में लेके जाना है, सपोज़ वो कोई भी कंट्री है, वो यूरोप की कोई भी कंट्री है, लेकिन वो लेके कहाँ जाते हैं? दुबई लेके जाते हैं, या सऊदी अरेबिया लेके जाते हैं, या ओमान लेके जाते हैं। आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, वहाँ पे आपको बैठाल के रखेंगे 10 दिन 15 दिन, फिर सीधा ये बोलेंगे कि आप अपने घर पे कॉल करो और पैसे मंगाओ, 8 लाख 10 लाख 15 लाख। जो नहीं पे करता है उनको या तो मार देते हैं, और जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उनके साथ फिर तो इसे दुबई साइड ही हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? दुबई साइड बेसिकली नहीं है, लोग लेके जाते हैं। दुबई बेसिकली डेवलप दुबई ही है, यूएई में सबसे ज़्यादा डेवलप यूएई है, दुबई है। उसके अलावा जो अजमान या उसके आसपास के शारजा के एरियाज ये नहीं है ज़्यादा। हाँ, ये इतने डेवलप नहीं है। वहाँ पे दूर में अगर आपको रेगिस्तान में कहीं ले गए, कमरे में रख लिया, तो किसी को कुछ नहीं पता चला। कोई जाए नहीं यूएई बेसिकली नहीं है, गल्फ़ कंट्रीज जो और हैं, ओमान या सऊदी अरेबिया उधर है, या इजिप्ट हो गया। हाँ। इजिप्ट हो गया,
इजिप्ट में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। इजिप्ट में भी लेबरर्स के साथ स्कैम्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिक, इजिप्ट एंड साउथ सूडान। वहाँ इजिप्ट में कैसे हो रही है? इजिप्ट में बेसिकली मतलब ये पूरा गल्फ में ही आता है। हाँ। तो यहाँ से लेके जाते हैं इजिप्ट। इजिप्ट का बेसिकली ई वीज़ा या वीज़ा फ्री है इजिप्ट। तो वहाँ पे लेके जाके फिर वही काम जो गल्फ वगैरह का होता है वही यहाँ पे होता है कि आपको रखवाएंगे, पैसा वगैरह मंगाएंगे एंड ऑल। और जो डोंकी का एक जो भी मैंने शेयर करता हूँ आपको, रशिया से जो फिनलैंड की डोंकी लगती है उसमें कुछ 8 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से कुछ 2 लड़के 18 साल के थे, एक 19 साल का था और एक मैरिड बंदा था और बाकी बांग्लादेश के थे। इतने इंडियंस बंदे थे। उन्होंने कोशिश करी डोंकी लगवाने की, एजेंट ने कोशिश करी, उनसे 14-14 लाख रुपए ले लिए गए। 14-14 लाख रुपए उन्हें बताए गए और 2 लाख रुपए उन्होंने एडवांस दे दिए थे। रशिया पहुंचा दिया था। रशिया पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ट्राई किया डोंकी का फिनलैंड का, नहीं हुई। उसके बाद में दूसरा ट्राई किया, नहीं हुई। ये ना होने का क्या रीजन होता है कि कोई पकड़ ले? और सिक्योरिटी ज़्यादा है, आर्मी वगैरह वहाँ पे आ गई। दूसरे टाइम में क्या हुआ कि आर्मी ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ा तो वहाँ पे सबको पकड़ लिया, 4 लोगों को तो मार दिया और 4 लोग बचे। और फिर 4 लोगों को मार दिया। जो 4 लोग बचे थे वो सारे इंडियंस बचे थे। उनमें से कुछ लोगों को टॉर्चर ऐसे किया गया कि वो दोबारा आ भी ना पाए। मतलब उनके पैरों पे मारे गए, घुटनों पे उनके मारा गया, उनके आंखों में स्प्रे डाली गई और अलग अलग तरीक़ों से। अब वहाँ से करने के बाद में डोंकर को वापस भेज दिए। डोंकर को लगा कि एक बार और कोशिश करते हैं। अच्छा, अब भी नहीं मान रहे? एक बार और कोशिश करी, फिर यही चीज़ हुई। फिर पुलिस ने तो नहीं पकड़ा बट वापस फिर डोंकर के पास आ गए। फिर डोंकर ने क्या किया कि उसको पता चल गया कुछ नहीं होना। अब उसने घर पे फ़ोन करवाया, ज़बरदस्ती उसको बोले बंदों को कि आप अपने घर पे बोलो कि हमारा काम हो चुका है, हम पहुंच चुके हैं। जर्मन का उनका बेसिकली करना था, वहाँ से फिनलैंड से जर्मन का, पोलैंड से जर्मन का। तो उन्होंने घर पे फ़ोन किया और उनसे 8-8 लाख रुपए ले लिए गए बिना कुछ काम किए, ज़बरदस्ती। अच्छा, उनसे बुलवा दे कि ये बोलो हो गया, हम पहुंच चुके हैं, कि नहीं तो मार देंगे। ओह, और उनका क्या, वो वापस आए फिर? वो हाँ, वो वापस आए, वो रशिया से वापस आए फिर। बताओ। और ये अलग ही लेवल स्कैम चल रहे हैं यार। भाई ये तो हुई इलीगल तरीक़ों की बात। अगर किसी को लीगल तरीके से जाना है और अनस्किल्ड है बंदा, मतलब लेबर क्लास में ही जाना है, तो वो कौन से कंट्री जा सकता है लीगली जहाँ पे उसको कोई दिक्कत भी ना हो? तो बेस्ट कंट्रीज़ कौन सी है उसके लिए? बेसिकली अगर कोई यहाँ पे अनस्किल्ड इन द सेंस कि यहाँ पे अगर कोई वही 15-20 हज़ार की जॉब कर रहा है, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिल रहे हैं, उसको कोई एक्सपीरियंस है, ITI की जितनी भी इंडिया में ट्रेड्स हैं उनका अगर किसी को एक्सपीरियंस है, तो यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली वर्क परमिट पे करती हैं, जिसमें माल्टा है, क्रोशिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है और सर्बिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि वर्क परमिट्स पे करती हैं आपको, बट ये इस पर आप लीगल तरीके से जा सकते हो। इसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी करंट सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। उसमें चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये भी 2 कंट्री जो शेंगन में आती हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा है, सैलरीज वगैरह ठीक ठाक है, मतलब 80 to 90,000 वहाँ पे मिल जाती हैं। बट रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिलता है। और ये कैसी जॉब्स आप कर सकते हो वहाँ? वेटर, लेबर और ये सब जॉब्स? वहाँ पे आपको वेटर की हो गई, क्लीनर की हो गई, हाउसकीपिंग की हो गई, कंस्ट्रक्शन की हो गई, या स्टोर में हो गई, या रिसेप्शन की हो गई। माल्टा बेसिकली जो कंट्री है वहाँ पे हर तरीके की आपको जॉब मिल जाती है, बिकॉज ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। बाकी कंट्रीज़ में आपको लैंग्वेज बैरियर आता है, तो वहाँ पे या तो आपकी वेयर हाउस की जॉब होगी या वो क्लीनिंग की या बैक ऑफिस की जॉब होगी। भाई यहाँ पर जो बंदा 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, चलो वहाँ जाकर अगर वो 35-40 भी कमा पा रहा है, तो वहाँ पे वो उसमें हो जाएगा, उसका महीना कट जाएगा, मतलब अगर वहाँ रहना भी है, फिर मतलब लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर पाएगा कुछ? अगर कोई बेसिकली कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको अकोमोडेशन फ्री देती हैं, फूड के एक्सपेंसेस भी कुछ कंट्रीज़ आपको देती हैं, जिनमें बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सैलरी सफिशेंट होती है, 70-80 हज़ार आराम से मिल जाता है, तो उसमें एक्सपेंसेस वगैरह करने के बाद में 50-60,000 सेव कर लेते हैं वो। अच्छा। बट उसके लिए वो पे भी इंडिया से 6 से 7 लाख रुपए करते हैं, मतलब 6 से 7 लाख रुपए एजेंट्स को पे करके जाते हैं। वो लीगल तरीका है? हाँ, वो एक लीगल तरीका है, वर्क परमिट्स पे जाते हैं वो। तो ये 5 से 6 लाख रुपये वहाँ की फ़ीस है, एक्चुअल फ़ीस है, मतलब ये कोई बीच का बंदा कमीशन नहीं ले रहा? नहीं, एक्चुअल फ़ीस नहीं है। एक्चुअल फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ पे। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ 2,000 to 3,000 यूरोस लेती हैं, यानी 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख रुपए। बाकी एजेंट्स जो है वो अपना कमीशन बीच में रखता है, 3 लाख 4 लाख जो भी है। और भाई जो स्किल्ड लोग हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो चाह रहे हैं इंडिया से मूव आउट करना, उनके लिए कौन सी बढ़िया कंट्री है?
जहाँ वो आराम से अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर भी ज़्यादा ना हो और सुंदर हो कंट्री, रहने में अच्छी हो। बेसिकली यूरोप में लैंग्वेज बैरियर आपको हर कंट्री में मिलेगा, बट यूके में इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नीदरलैंड, वहाँ पे आपको इंग्लिश में हर 90% बंदे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो क्या सही तरीका है वहाँ जॉब ढूंढने का? एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता है या कुछ और भी तरीका अगर है? आप कैपेबल हो, आप एजुकेटेड हो, आप फाइनेंस के हो, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप हेल्थ केयर के हो, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हो, तो ऑनलाइन अप्लाई में भी आपको रिस्पांस मिल सकता है। नीदरलैंड में कुछ बंदों को मिला है ऑनलाइन अप्लाई में। उसके अलावा हेल्थ केयर में यूके से आपको रिस्पांस आ सकता है। अगर आप नर्स हो, केयर वर्कर के तौर पे आप जा सकते हो, एज अ नर्स जा सकते हो। उसके लिए आपको आइल्स चाहिए रहेगी, 8 स्कोर चाहिए रहेगा। उसके अलावा डॉक्टर्स के लिए भी होता है, बट उसके लिए आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है उस कंट्री का। तो यूके में भी इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, यूके कैसे पहुंच रहे हैं लोग? यूके बेसिकली स्टडी वीज़ा आज के टाइम पे सबसे इजी स्टडी वीज़ा यूके का है। अच्छा। एजेंट सबसे ज़्यादा इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्हें कमीशन मिलती है। अगर 10,000 पाउंड फीस है तो उसमें से 25% कमीशन एजेंट्स को मिलती है। 2.5 लाख रुपए एजेंट्स को उससे मिल रहा है पर ईयर पे, प्लस 1 लाख रुपए आपसे ले रहा है, 3.5 लाख रुपए उसको एक पर स्टूडेंट पे मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है यूके। अगर कोई 60% वाला भी है, 70% वाला भी है, तो भी उसको यूके का स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। बट यूके क्या करता है, अगर आपने स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट करी तो ही आपको वर्क परमिट मिलेगा, नहीं तो आपको वापस अपनी कंट्री भेज दिया। डोंकी कैसे हो रही है वहाँ? मतलब वहाँ डंकी भी तो हो रही है, जो पासपोर्ट वासपोर्ट फाड़ देते हैं और वो सब कर देते हैं। यूके में बेसिकली डंकी फ्रांस के थ्रू होती है। फ्रांस की टनल है जो कि बॉर्डर शेयर करती है, मतलब वो टनल है वो यूके तक जाती है। एक वो ऑप्शन है, उसके अलावा कोई खास ऑप्शन नहीं है फ्रांस का। अच्छा, तो फ्रांस तक कैसे पहुंच रहा है बंदा? फ्रांस तक तो या तो आपने टूरिस्ट वीज़ा लेके गए, या आप स्टूडेंट हो यूरोपियन कंट्रीज़ में, या आप वहाँ पे काम करते हो। तो बेटर फ्यूचर के लिए, जो यूरोप में बेसिकली टैक्स बहुत ज़्यादा है, 20%, 40-50% तक टैक्स है यूरोप में। तो यूके में इतना टैक्स नहीं है, तो बेसिकली वो वहाँ से यूके के लिए देखते हैं। टैक्स बचाने के लिए यूके भाग रहे हैं बेटर फ्यूचर। क्रेजी। और भाई आजकल क्या चल रहा है, कनाडा वगैरह और इन सब जगह, यूएस, यूके, कनाडा, जो मेजर जहाँ पर इंडियंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज है इंडिया के टूवर्ड्स? कनाडा की अभी पॉलिसीज़ कुछ चेंज हुई हैं। कनाडा का कुछ 3 से 4 दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि कुछ मिलियंस ऑफ पीपल या स्टूडेंट्स को उन्हें वापस भेजना है जिन्होंने डिप्लोमास करे हैं या जो प्रॉपर जॉब पे नहीं हैं। उनको पीआर में भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज क्या है कि वो डिप्लोमास पे गए हैं और उन्होंने इंडिया से 12-12 लाख, 15-15 लाख का लोन लिया है। तो जब वो इंडिया में आएंगे तो उनकी इतनी वैल्यू, डिप्लोमा की वैल्यू नहीं होती है। या तो बैचलर्स कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली होने वाली हैं। कुछ कनाडा से यूएस भी जा रहे हैं, बहुत सारी आपको चीज़ें दिखेंगी। कनाडा से यूएस की भी डोंकी लग रही है, बट उसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है। उसमें एट द एंड आपकी एंट्री कनाडा की है, आपको वापस भेज दिया जाएगा। एजेंट जो पैसा लेता है वो आपको नहीं बताएगा। यूएस ने भी एक रूल चेंज किया है और ये भी शायद होने वाला है कि यूएस जो असाइलम देगा उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस कुछ करेगा। और एक पहले यूएस का एक रूल था कि अगर आप यूएस में आपका बेबी का बर्थ होता है, टूरिस्ट वीज़ा पे हो वहाँ पे आप, या वर्क परमिट पे हो, अगर वर्क परमिट पे हो तो भी आपका पेरेंट्स दोनों में से एक पीआर होना चाहिए, ग्रीन कार्ड होल्डर होना चाहिए, तो ही उसको मिलेगी पीआर, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। ऑल राइट भाई, थैंक यू सो मच, आपने आकर यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। और हमारी ऑडियंस, जैसा कि आपको पता रहता है गाइज, हम ऐसे तरह तरह के पॉडकास्ट इसलिए करते हैं ताकि आप स्कैम से बचे रहो, आप फ्रॉड से बचे रहो, आपको रियल पिक्चर पता चलती रहे, ताकि बस आप एजुकेटेड रहो, तो आप गलत स्टेप ना उठाओ अपने लिए। हम तो चाहेंगे आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करो, अच्छे काम करो। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दो जो बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे बस बाहर जाना है। उनको भी स्कैम से बचाओ, सही तरीके से जाओ। और बस ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। भाई की कोई हेल्प चाहिए तो इनका भी इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वो भी तो सब्सक्राइब भी कर देना, और आप डीएम भी कर सकते हो। लेकिन वैसे परेशान मत करना, जेन्युइनली अगर आपको जाना है, हेल्प चाहिए तो ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो बेसिकली एडवाइस ले सकते हो। जॉब या वर्क परमिट में हम डील नहीं करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। चलो जी, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय। बाय बाय।